नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित। इससे पहले सेट नंबर 3 देखा था एडुटेरिया का, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे ओवरऑल सेट नंबर 4 और इस रुक्मणी का सेट नंबर 2। तो इसके अंतर्गत स्टार्टिंग के जो प्रश्न आपके दे रखे हैं वो मैथ से स्टार्ट है, फिर रीजनिंग से स्टार्ट है, और मैथ और रीजनिंग कुल मिलाकर के 40 प्रश्न यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो सबसे आखिरी में वीडियो के करते हैं, जो कि इसमें हम सेट करा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 41 प्रश्न से लेकर के 120 प्रश्न तक, और जब 120 प्रश्न हो जाएंगे तो उसके बाद 1 से लेकर 40 तक प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न आपका है, विकल्पों में वर्णित जो इकाइयां हैं इनमें से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई है जो कि सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर टेरा, हेक्टो, डेका, गीगा दे रखा है। आपको पता है कि जो टेरा इकाई है वो आपकी सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी इकाई है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कुछ पॉइंट की, जैसे एक डेका मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर -1 मीटर के बराबर जो है ये होता है। इसी प्रकार एक हेक्टोमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 की घात 2 मीटर के बराबर ये होता है। इसी प्रकार गीगा मीटर पूछा जाए तो 10 की घात 9 मीटर के बराबर ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पारभासी, पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी। तो आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। आपको पता है जो लकड़ी का बल्ला होता है इसको आप आर पार तो देख नहीं सकते, तो जिनके माध्यम से प्रकाश आर पार ना जा पाए वो आपके अपारदर्शी में आ जाएंगे। क्रिकेट का जो बल्ला होता है इसको बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है, तो सेलिक्स एल्वा नामक लकड़ी का यूज जो है वो किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला है वो कौन सी पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, तो सरपत पेड़ है जिसको इंग्लिश में विलो कहते हैं, उससे जो है बनाया जाता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य जो खनिज घटक हैं उनमें से एक है। तांबा, कांस्य, जिप्सम, सिलिका। आंसर की बात करते हैं तो सिलिका आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिजों में से आपका आता है। और सिलिका के अलावा आपको एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है। सियाल परत जानते हैं ना, सिलिका सियाल जो परत है उससे सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। तो 3 परत ही होती है, एक आपकी होती है सियाल, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होती है वो होती है सीमा, और जो तीसरे नंबर पर होती है वो आती है आपकी निफे। तो ये 3 लेयर आपको देखने को मिलती हैं। सियाल में सी से आपका सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा में आपका एसआई सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे में एनएआई यानी निकल और आपका एफई मतलब लोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो कि पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन ध्यान है, शायद एडुटेरिया में कराया था। आयरिस आपका सही हो जाएगा। कराया था कि जो पुतली के आकार को समायोजित करता है वो आपका आयरिस होता है। और ये भी बताया था कि नेत्र का आयरिस भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है। और शरीर अनुपात के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं, तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। 45 प्रश्न कह रहा है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जाता है। तो कहां से कहां तक, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम था डैनियल गैब्रिएट, और लास्ट में था फॉरेनहाइट। तभी आप टेम्परेचर जो है उसका जो मात्रक देखते हैं वो फॉरेनहाइट में देखते हैं और डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। तो फॉरेनहाइट से यहाँ पर नाम निकला है। इनका नाम है डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। अच्छा, टेम्परेचर नॉर्मल कई बार पूछ लिया था, वो भी बता देते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फॉरेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है। और अगर बात करते हैं केल्विन में तो 310 केल्विन जो है आपका होता है। ये नॉर्मल याद रखिएगा। तो भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो एस तरंगे जो हैं इनमें जो है आपका शामिल होता है। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और भूकंपीय तरंगों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गति इसी में ही दिखाई देती है। सर्वाधिक तीव्र गति प्राथमिक तरंगे, जिनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, वो इन्हीं में होती है। जो द्वितीयक तरंगे होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। और ये प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं।
केवल ठोस माध्यम में ही आपकी ये चलती हैं। और जब बात होती है भूकंप को मापने के लिए तो रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है, और रिएक्टर स्केल में जो आपकी स्केल होती है वो 0 से लेकर के 10 तक होती है। एक और स्केल होती है मार्केली स्केल। मार्केली जो स्केल होती है इसमें टोटल 12 मापक जो है वो आपके होते हैं। अगला कह रहा है दाब की एसआई इकाई क्या होती है, तो दाब की एसआई इकाई जो है वो पास्कल आपकी होती है। किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो क्रियाशील बल लगता है उसको कहते हैं दाब। फॉर्मूला क्या होता है दाब का, दाब बराबर, दाब को हम P से डिनोट करते हैं, तो दाब बराबर F यानी कि बल, और आपका बटे में आपका होता है एरिया जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। और अगर बात करते हैं दाब की विमा क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, ml⁻⁻1 और t⁻²। दाब को नापते किससे हैं, वायुमंडलीय दाब को तो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। अगर बहुत डिटेल में क्वेश्चन बन गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडलीय दाब की गणना है वो सबसे पहले किसने की थी, तो ग्यूरिक उनका नाम था। क्या नाम था, वॉन ग्यूरिक। तो ये इन्होंने सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह द्रव्य, इनमें से कौन सा वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। किसके माध्यम से होती है, माध्यम से होती है ना। तो माध्यम व द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम। ध्वनि आपकी अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ध्वनि आपकी जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। इस चीज को आपको क्लियर ऊपर भी हमने किया था, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ठोस में सबसे ज्यादा चाल होती है, और ठोस से कम द्रव में होती है, और गैसों में सबसे कम होती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व जो है उसमें किसी अव्यय की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। तो किसमें होता है, चांदी में होता है। चांदी में अत्यधिक लचीलापन होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, चमकीला होता है, और ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक भी आपकी होती है चांदी। गलनांक की बात करें तो 961 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलनांक जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वे जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किशमिश का सिकुड़ना कौन सी घटना को दर्शाता है, तो बाह्य परासरण जो है इसको कहते हैं। किशमिश का सिकुड़ना बाह्य परासरण जो है इसको कहते हैं। बाह्य परासरण को ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। इसमें जो बाह्य परासरण होता है ना, इसमें या केवल अगर आप परासरण की बात करेंगे तो इसमें जो द्रव होता है ना वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है वो आपका चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है आपका आंसर की बात करते हैं, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोमाइट जो होता है वो लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से बना होता है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, लोहा और दूसरा आपका इसमें रहता है क्रोमियम। सबसे ज्यादा क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में जो है आपका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है, तो इसका गुण होता है कि इसका जो गलनांक होता है ना उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण होता है कि इसका गलनांक उच्च होता है। इसको जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको सिलिका के रूप में भी आप जो है वो जानते हैं, और सिलिका को ही बालू भी जो है वो कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो SiO2 जो है होता है। ठोस अवस्था में बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है। यूज इसका कांच निर्माण में होता है, सीमेंट के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिली रहती है, लिखा भी रहता है अगर बॉटल पर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। सोडा वाटर से ही मिलता जुलता एक होता है वॉशिंग सोडा करके, तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज किया जाता है जो आपका कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। बस एक पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। अच्छा कुछ और भी पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे आपका जो चींटी का डंक होता है उसमें आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और उसी मेथनोइक एसिड को फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, तो कई जगह फार्मिक एसिड लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब आप किसी ठोस को गर्म करें तो द्रव में ना बदलकर सीधे गैसीय स्टेट में परिवर्तन हो जाए। जैसे आपका कपूर इसका उदाहरण हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलते हैं।
अगला देखते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु आपके होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु आपके होते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी परसेंटेज में है? तो ओवरऑल अगर देख लेंगे तो 21%, 20.93 करके ऐसे दिया रहता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो 2 व्यक्तियों का नाम देखने को मिलता है, एक नाम है सीले और दूसरा नाम है आपका प्रिस्टले। तो सीले और प्रिस्टले ये 2 नाम देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन की जो संख्या, परमाणु संख्या है, वो कौन से नंबर पे आती है? तो 8वें नंबर पर जो है आपकी आती है। क्रम से चलता है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ 8वें नंबर पर आता है। और ऑक्सीजन के अपर रूप भी होते हैं O2 और O3 करके। O3 जो होता है ना, वही ओजोन होता है, ओजोन लेयर जो पराबैंगनी किरणों से आपको देखने को मिलता है। तो वो जो O3 होता है वो ना, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन के अपर रूप में आता है। अगला कह रहा है, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के जो ह्रास है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका ये कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये कहते हैं, ये बेसिकली हड्डी का ही रोग होता है और फ्रैक्चर धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे खतरा बढ़ जाता है, हड्डियों का रोग होता है। इसको हम बीएमडी से जो है वो, बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी, उससे जो है वो देखते हैं कि किसमें कितना घटा हुआ है, किसमें कितना बढ़ा हुआ है। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, रेबीज सही हो जाएगा। रेबीज जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज किससे होता है? तो आपको पता है कि अगर पागल कुत्ता काट ले, या आप कहेंगे जानवर कोई जैसे मंकी वगैरह काट ले, उन सबसे फैलता है। तो इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। क्या नाम है इसका? रेब्डो वायरस जो है इससे होता है। और अगर बात करते हैं कि इसकी खोज, तो इसकी खोज जो है वो 1882 में जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। अगर बात होगी किसकी? कॉलरा की, तो रॉबर्ट कोच का नाम देखने को मिलता है। पर अगर बात होगी रेबीज की, तो नाम देखने को मिलता है लुई पाश्चर का। लुई पाश्चर का नाम आपको एक और जगह देखने को मिलता है, वो नाम है आपका पाश्चराइजेशन, जिसमें हम दूध को ठंडा करते हैं, मतलब दूध को गर्म करते हैं तुरंत ठंडा करते हैं। तो लुई पाश्चर ने ही रेबीज का टीका भी खोजा था और दूध का पाश्चराइजेशन जो है उसकी भी खोज की थी। और रॉबर्ट कोच की अगर बात करें तो इन्होंने जो कॉलरा देख रहे हैं वो, और उसके अलावा टीबी जो है इसकी खोज जो है वो आपका की थी। टीबी भी आपका कई बार पूछ लिया था कि किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है पारा विषाक्तता। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैड हैटर डिजीज जो है ये प्रभावित करता है 2 अंगों को, एक आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है और दूसरा आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी से पहला ऑप्शन दे रखा है ना, तो आपको पता है सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अच्छा, एक और पारा की जब बात होती है तो हम बात करते हैं एक और रोग की, और वो रोग क्या है? पारा युक्त अगर आप जल पी रहे हैं उससे जो रोग होता है वो कहते हैं मिनी माता रोग। बहुत से एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि पारा युक्त अगर जल पी रहे हैं तो कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। और तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तांबे की कमी से विल्सन नामक रोग होता है। तो तांबा भी जरूरी होता है, वैसे तो हर चीज, हर मिनरल जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पर अधिकता नहीं होनी चाहिए। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। हमारे भोजन में जो पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा है वो कार्बोहाइड्रेट का यूज होती है, का रूप होती है। और कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें तो 3 रेशियो देखने को मिलते हैं, कार्बन, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। 1:2:1। इन्हीं के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी मुक्त होती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, प्रोटीन जो ऑप्शन में लिखा है, प्रोटीन की खोज या प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो इनमें से किसने किया? इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, तो नाम इनका है बर्जेलियस। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्जेलियस ने जो है वो किया था। अच्छा, 1 ग्राम की हमने बात की कि वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा
मुक्त होती है। तो ये जो है ये ग्लूकोज है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। पर अगर ग्लूकोज की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए, वसा पूछ लिया जाए, कि आपसे कहे कि 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी जो है वो आपका उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे 9.3 किलो कैलोरी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आपका आता है। तो निडेरियन संघ के अंतर्गत कोरल जो है आपका आता है। कोरल जो बेसिकली जितने भी सदस्य इसमें जलीय जीव में आते हैं, बेसिकली समुद्री या आप कह सकते हैं तैरने वाले जंतु, सब इसमें ही आपको देखने को मिलते हैं। निडेरियन में जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर बात करें जेलीफिश तो इसी में ही आता है। मूंगा आपने देखा होगा, मूंगा के ऊपर का एक कवर होता है ना जिसमें वो छुपा रहता है, तो वो इसी में ही आता है। यहाँ पर कोरल जो होती है, रीफ, कोरल रीफ आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। तो वो आप कोरल से भी इनमें जो जीव जंतु हैं उसको जो है वो समझ सकते हैं। हाइड्रा जो है इसमें आता है, हाइड्रा है और आपका जेलीफिश है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल आप जो है वो याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो जैसे केचुआ लिखा है, ये कौन से संघ में आता है, तो ये आपका एनेलिडा संघ में आता है। केचुआ हो गया या जोक हो गया या इसी के मिलता जुलता एक नेरीज करके होता है, ये सब एनेलिडा संघ में जो है आपके आते हैं। घोगा और सीपी हैं, ये सब किस में आते हैं, घोगा और सीपी जो है मोलस्का संघ में जो है आपके आते हैं। जो समुद्री अर्चिन करके आप देख रहे हैं, ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है आपके आते हैं। किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है ये आते हैं समुद्री अर्चिन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 1885 में हैजा का जो टीका है वो इनमें से किसने विकसित किया था। तो हैजा का टीका जैमे फेरॉन जो आप देख रहे हैं इनके द्वारा विकसित किया गया था हैजा का टीका। और हैजा बीमारी होती किससे है, तो विब्रियो कॉलरी से होती है। कई बार ये इनका नाम पूछा जाता है, तो विब्रियो कॉलरी जो है इससे ये आपका हैजा नामक जो बीमारी है। और विब्रियो कॉलरी बेसिकली है आपका जीवाणु, कई बार तो यही आपसे पूछ लिया जाता है हैजा किससे होने वाली है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा हैजा होता किससे है, मतलब कि वाहक क्या बनता है, तो दूषित जल बेसिकली होता है। या आप अगर खाना खा रहे हैं दूषित, तो वो भी उससे एक वाहक के रूप में काम करता है। दूषित जल है, खाद्य पदार्थ है, उसमें मक्खियां जो होती ना, उससे बेसिकली हैजा जो है आपका फैलता है। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो इनका नाम देखने को मिलता है चेचक के टीके की खोज के संदर्भ में, तो वो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सा कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो जब भी प्रोटीन संश्लेषण की बात होगी तो राइबोसोम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं जिन पर कोई भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। राइबोसोम को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, वो है प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए किसको कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा राइबोसोम जो है इसको कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो ये आप याद रख सकते हैं, लाइसोसोम जो है इसको जो है वो कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कह लीजिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोशिका का। अच्छा, कई बार कोशिका का पावर हाउस ना कह करके हिंदी में श्वसनांग लिख देते हैं, तो हिंदी का भी आपको याद रखना है, श्वसनांग कह लीजिए या पावर हाउस कह लीजिए, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। गोल्जी काय की अगर बात करते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड का जो है वो निर्माण करता है। ये आप याद रख सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गोल्जी का है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, हाइपोथैलेमस आप यहां पर देख पा रहे हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस बेसिकली मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, तो यही पूछा गया पश्चिम मस्तिष्क में जो नहीं आता है। मस्तिष्क के मैंने 3 भाग बताए थे, एक अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा मध्य मस्तिष्क होता है और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें आपको सेरेब्रम देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। सेरेब्रम के अलावा इसमें डाइनेंसीफेलॉन करके भी होता है, पर सेरेब्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य मस्तिष्क में आपका थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि, 3 आपको देखने को मिलते हैं। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस के लिए शॉर्ट में मैंने एच लिख दिया, और तीसरा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि आपको देखने को मिलती है। तो ये तो आपको याद ही रखना है। और जो पश्च की बात करें, चा लिखा है,
पश्च की अगर बात करें मस्तिष्क की, तो इसमें मेडुला होता है आपका, मेडुला होता है आपका, और सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सेरेब्रम है और यहाँ पर सेरेबेलम है, दोनों में अंतर है। ये सेरेब्रम जो आप देखते हैं ना, इसका बेसिकली काम होता है जो आपका सोचने की जो क्षमता देखते हैं, सोचने वाला जो मुख्य भाग होता है ना, वो सेरेब्रम होता है, सोचने वाला। और इसका काम देखना, सुनना, ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं उसकी गति को नियंत्रण करना, ये सब इसमें आता है। जो मध्य जो आपका मस्तिष्क होता है, ये जितनी भी अनैच्छिक चीजें होती हैं शरीर में, जैसे पलकों का झपकना, तो वो सब ये देखता है, जो आपका मध्य हिस्सा है। यहाँ पर हमने अनैच्छिक लिख देते हैं और यहाँ पर ऐच्छिक लिख देते हैं, इस तरीके से आपका दोनों हो जाएंगे। अगला देखते हैं, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं। और वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जितने लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आए पर उससे जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, क्योंकि टॉपिक वाइज से ज्यादा अगर हम ऐसे ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर ले तो और भी अच्छा है। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो रही है, टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। तो वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं। जो जरायुज जो है वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिसमें स्तनधारी आते हैं। तो इन्हीं को ही आप स्तनधारी भी तो कह सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। स्तनधारियों का ये सीन होता है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारियों में आते हैं। और वर्ग स्तनधारियों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया जो बेसिकली होते हैं ये अंडे देते हैं, जैसे आपका एक्निडा हो गया। दूसरा होता है मेटाथीरिया, ये जो होते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है यूथेरिया, ये जो होते हैं वो मादा पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये इस तरीके से बटा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पूरी तरीके से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? तो कौन सा है? इन चारों में से इकाइनोडर्मेटा आपका सही हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा जो है, संघ के जो जंतु होते हैं वो कहां पर रहते हैं? तो वो बेसिकली समुद्री जंतु में आपके आते हैं। इनकी त्वचा पर आप देखेंगे तो कंटिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे कहा जाए तो इनकी त्वचा पर कंटिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। और आर्थ्रोपोडा के बारे में ये चीज याद रख सकते हैं कि इनके संघ के जो प्राय प्राणी या जीव होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक पॉइंट के तौर पर इसमें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक इनमें से कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य मैंने बताया भी था कल, और फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो 1997 में आया था, 2005 में इसको लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत बेसिकली जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें टोटल 6 जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आती है, और हाइड्रोक्लोरोकार्बन आती है, और परक्लोरोकार्बन आती है। इनके उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कम 5% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर वही कह रहा है, इनमें से कौन सी है वो? एक तो परफ्लोरोकार्बन यहाँ दी गई है, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, टेराई लग्लूटेमिक अम्ल करके जो लिखा हुआ है, ये फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है। और फॉलिक एसिड का नाम कहां देखने को मिलता है? तो फॉलिक अम्ल का नाम बेसिकली देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं विटामिन B9 की, क्योंकि विटामिन जो B9 है इसका रासायनिक नाम ही है तो फॉलिक अम्ल। तो फॉलिक एसिड इसी का ही नाम है, जो कि जल में घुलनशील भी होता है। काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है जो हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण करना, वो काम करता है। और साथ ही साथ आपका जो डीएनए है इसके संश्लेषण का काम भी जो है ये आपका करता है। तो दो ये काम इसके जो है आपके होते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त क्षीणता जो है रोग आपका हो जाता है। रक्त क्षीणता रोग आपका इसकी इस कमी से जो है वो होता है। अच्छा, ये आपसे अगर कहा जाए कि क्या खाना चाहिए, विटामिन B9 के स्रोत क्या है? तो पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन है, ये सभी इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जो कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो ये आपका होता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है ये घुलनशील
ऐसा एकमात्र आप कहेंगे विटामिन है जो कई वर्षों तक यकृत में आपका स्टोर रहता है। अच्छा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है कोबालमाइन करके या कोबालमिन करके, दोनों तरीके से लिखा रहता है। तो कोबालामाइन करके हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, ये भी समझिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है आपका देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर एनीमिया रोग है, क्योंकि खून से ही होता है रिलेटेड, तो इसका काम क्या हो जाएगा? तो इसका काम भी इसी एनीमिया से आप निकाल सकते हैं कि जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी परिपक्वता की अगर बात होता है तो उसमें सहायक प्रोटीन का जो है ये काम जो है ये करता है। तो परिपक्वता लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इसके लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण ये करता है। बाकी आपको पता है ना कि विटामिन भी एक वसा में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। तो KE, DA ये 4 विटामिन जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जो बी और सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो कि आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो कौन सा हो जाएगा? लिग्नाइट आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इन निम्न श्रेणी का कोयला होता है, आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण ये कोमल होता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा में इसका जो है यूज जो है वो किया जाता है। अच्छा, बिटुमिनस जो कोयला होता है इसको लेकर के बताया भी था कि अगर आपसे कहा जाए बिटुमिनस कोयला तो मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है घरेलू कार्यों में। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो लगभग 70 से लेकर के 85% तक आपको देखने को मिलती है। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, 85% आपको कार्बन देखने को इसमें मिलता है। तो अगर कोयले की सबसे उत्तम प्रजाति की बात करते हैं तो आपका यही हो जाएगा। उत्तम कोटि का कोयला सबसे कौन सा? तो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि कोयला में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। पीट जो कोयला देख रहे हैं इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 50 से लेकर के 60% तक जो है वो होती है। और इसको अगर आप जलाते हैं तो उस पर अधिक राख और धुआं निकलता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये निम्न कोटि का कोयला जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, नहीं ऊपर वाला है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को क्या कहते हैं? तो इसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं और ये दिखता आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से आता है? तो एलिसिन जो आप देख रहे हैं ये लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य जो सल्फर युक्त यौगिक है उसमें से आता है। अच्छा, जो प्याज से आप छिलके निकालते हैं ना तो देखते हैं आंसू आने लगते हैं, वो किस कारण से होता है? वो होता है सल्फेनिक अम्ल के कारण। क्या नाम होता है उसका? सल्फेनिक अम्ल के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपसे कह रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, सही है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का यूज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। सीटेट से क्वेश्चन उठाया इन्होंने। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद होता है और इनके जो बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। तो कान बेसिकली यूज में वो लेते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए। और गर्भकाल कितना होता है? तो 22 महीने का होता है। अगला कह रहा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो नोकरेक आपका मेघालय में जो है ये पाया जाता है। और नोकरेक के अलावा अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो देहांग देबांग आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसे बहुत से हैं, तो मेन मेघालय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो ये अंटार्कटिका में देखा गया था। और ओजोन परत की जो सांद्रता होती है वो किस में नापते हैं? तो डॉप्सन में जो है वो मापते हैं। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिमालय आपका जो है नहीं है। कौन कौन से यहाँ पर हैं? तो आपका दक्षिण गंगोत्री है जिसकी स्थापना आप देखने को मिलती है 1983। गा लिखा हुआ है गंगोत्री, तो ये हो जाएगा इसकी स्थापना का समय क्या? तो आप कहेंगे 1880, 1983 से लेकर 84। मैत्री आपका एक है, वैसे ऑप्शन में दिए तो गए हैं तो यही लिख देते हैं। मैत्री जो है 1989। और भारती ये सबसे नवीनतम है। अगर पूछ ले कभी कि नवीनतम सबसे कौन सा है तो ये है नवीनतम। और इसकी स्थापना जो की गई थी भारती वाले की वो की गई थी 2012 में। अच्छा, अंटार्कटिका वाला जो शोध या आप कह लीजिए संधि जो सचिवालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका जो है वो मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो विस्तार देखने को मिलता है एशिया में देखने को आपका मिलता है। मैंने बताए थे इसमें कौन कौन से वन आते हैं, साल, सागवान, बांस, शीशम, उष्णकटिबंधीय और ये पर्णपाती वन है। अच्छा, कल जो आया तो शायद कल या परसों उसमें विषुवत-रेखीय वन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये आपकी आती हैं कायांतरित, कह लीजिए कायांतरित नहीं, परतदार चट्टान जो है आपका ये बी वाला ऑप्शन, जिसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। लोएस्ट मिट्टी जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा सरंध्री होती, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती, कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि जैसे कोई बिल्डिंग ले ली, जैसे कि कोई ऐतिहासिक इमारत में अगर हम बात करते हैं कि लाल किला, तो वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। आगरा का किला भी बना हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। अगला कह रहा है INA बचाओ समिति में शामिल अग्रणी वकील जो है वो कौन थे? तो कौन थे इनमें से? ये आपके भूलाबाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे और पंडित नेहरू थे। ये तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भूलाबाई देसाई जी ने जो है वो की थी। और इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल, जिन्होंने इनको माफी दी थी। आपको याद होगा ये घटना। तो लॉर्ड वेवेल जो है यहाँ पर लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सरकार में पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये देखने को मिला था अगस्त 1917 में, जब 1917 में चंपारण आंदोलन भी आपको देखने को मिला था। और भारतीय जो परिषद अधिनियम था 1919 वाला, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित भी था। 1917 में ही उसकी लेकर के घोषणा हुई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू उस समय पर भारत के सचिव पद पर थे, और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला आया था 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? ये बनाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश थे, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से ट्रांसफर की थी? तो पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, इन्होंने राजधानी लाहौर से कहां पर ट्रांसफर की? दिल्ली ट्रांसफर की थी। तो इसको याद रखिएगा कि पहले राजधानी लाहौर थी। और इल्तुतमिश में ही आप जानते हैं कि जो 40 गुलाम सरदार थे उनका एक दल भी बनाया था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। तो वो इन्हीं के टाइम में था। इनके बाद नाम देखने को एक मिलता है बलबन का। तो बलबन की अगर बात करें तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन कराया था कि सिजदा और पैबोस का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। सिजदा और पैबोस प्रथा करके अगर पूछी जाए तो वो याद रख सकते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगरा शहर किसने बसाया? तो किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। और 1504 में इन्होंने बसाया था। अपनी राजधानी फिर इन्होंने क्या की थी? दिल्ली से आगरा ट्रांसफर कर ली थी। और ये लोदी वंश से जो है वो थे। इन्होंने एक स्केल भी लाए थे, गजे सिकंदरी करके, भूमि मापने के लिए, सिकंदर लोदी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य जो है वो बने थे? तो 1892 में जो है ये बने थे। और यूनाइटेड किंगडम में ना पूछ के कई बार डायरेक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी पूछ लिया था। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते हैं? तो भारतीय राजनीति का पिता भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो आप इनको याद रख सकते हैं। और इन्होंने ही लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृद मृद भांड काल के नाम से भी जाना जाता है? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल को कहते हैं। उत्तर वैदिक काल को क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर फेज इंग्लिश में कहते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है इसके काल को क्या कहते हैं? तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जो है वो जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के अलावा अगर बात करते हैं तो ताम्र पाषाण जो संस्कृति काल है उसमें आप देखेंगे तो ये जो मृदभांड की बात ऊपर की गई ना, इसका यूज वहां देखने को मिलता है। सबसे पहले लोहा अगर बात करें कहां पर देखने को मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले लोहा देखने को मिलता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जो है वो देखने को मिलता है कि भारत में लोहा का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कौन से काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला कह रहे हैं यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक इनमें से कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान करके। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यूरोपीय जो बैंकिंग प्रणाली उस समय चलती थी उसी पर ही बेस्ड पहला बैंक खोला गया था 1770 में कोलकाता में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान करके।
उसके बाद और भी बैंक आए, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल आया था, बैंक ऑफ बॉम्बे करके आया था, बैंक ऑफ मद्रास भी आया था। सब 1806, 40, 43 ऐसे सन में आए हैं। एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका है 1921 वाला। 1921 में तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं उनको मिला करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो तीनों को मिला करके जो है वो की गई थी। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आप वर्तमान में नाम जानते हैं, वो नाम क्या है? एसबीआई, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और एसबीआई जो है इसको बना दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसको इस बैंक का राष्ट्रीयकरण आप कहेंगे कर दिया गया था, और राष्ट्रीयकरण करके नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई कर दिया गया था। और एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक के रूप में भी आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो शाहजहां की पुत्री जो थी, जिनका नाम था जहां आरा, ये कैद के समय उसकी सेवा उसने की थी। और शाहजहां जो है, इनकी 3 पुत्रियों का उल्लेख मुख्यतः देखने को मिलता है। एक जहां आरा है, एक गौहर आरा है, और एक रोशन आरा करके हैं, जिसमें से कैद के समय जो सेवा की थी वो जहां आरा थी। इनमें से कौन सा देश भू आवेष्टित देश आपका नहीं है? तो भू आवेष्टित देश कौन सा नहीं है? बांग्लादेश आपका सही हो जाएगा। वो देश जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भू आवेष्टित रेखा। तो समुद्री तटरेखा जिसमें नहीं होती है उसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो बांग्लादेश आपका हो जाएगा। और बांग्लादेश बेसिकली डेल्टाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसको नदियों का देश भी जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। आपको ये पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन सा आर्टिकल आता है? 53 आर्टिकल आता है। और राष्ट्रपति जो अपने काम करता है उसका प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वो कौन सा आर्टिकल है? तो 74(1) है, जिसमें राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की हेल्प लेके करता है। बाकी आपको तो प्रश्न में मंत्रिपरिषद ही पूछा गया था कि किसकी हेल्प लेता है, तो मंत्रिपरिषद की हेल्प लेता है। अगला कह रहे हैं, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो अगर डायरेक्ट आप देखते हैं कि रेट बढ़ता जा रहा है तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होता है जब कीमत जो लेवल होता है ना उसमें वृद्धि होती है, और जो हमारी वैल्यू होती है मनी की वो गिरती जाती है, तो वो कह रहा था। जैसे आप देखते हैं ना कि आज से 10 साल पहले जाएंगे तो 1 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी कि आपको चीजें मिल रही है, पर आज की तारीख में नहीं है। तो हमारी जब वैल्यू गिर रही है मनी की, उस कंडीशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि अगर आप 500 रुपए जमीन में गाड़ दें और सोचे हम 10 साल बाद निकालेंगे, तो वो 500 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो सकता हो 300 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो वो क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है। अगला देखते हैं। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो कौन सा है? दमन और दीव आपका सही हो जाएगा। अच्छा, बालक बालिका अनुपात में भारी जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो होता है भेदभाव, या कह सकते हैं भ्रूण हत्या, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर आपसे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अगर आपसे लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो कितना है? तो 9:4:3 है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। देश की जनसंख्या, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की जो काली मिट्टी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्वतः कृष्य मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है ना उसके अंदर ये विशेषता होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जल को धारण कर पाती है। तो जल धारण की जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी में आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। अब ज्यादा जल को अगर धारण कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें नमी भी ज्यादा होगी। इस चीज को भी आप क्लियर कर पा रहे हैं। अच्छा, जो लाल मिट्टी होती है उसमें क्या होता है? जो उसका लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो कौन सा होगा? जल और विलेयों का अभिगमन। आपको पता है 2 टाइप के ऊतक होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम खनिज पदार्थ पूछे आ रहा है। जाइलम, अब जाइलम है तो जाहिर सी बात है जल और विलेयों का अभिगमन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही जल पहुंचाता है इधर से उधर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका
कि प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? तो किसका राज दरबारी कवि था? विक्रमादित्य का था। विक्रमादित्य से संबंधित है विक्रमांक देव चरित्र, उसकी रचना किसने की है? तो विल्हड़ ने जो है उसकी रचना जो है वो की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल शिवहर है। बताना आपको है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आंसर की बात करते हैं कि दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही है। मैंने चित्र में पूरा बिहार स्पेशल पढ़ाया है टॉपिक वाइज, इसमें दिखाया भी था मैप में कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण है। 5228 वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला शिवहर है और इसकी अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की तो 444 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले बिहार के जिले में पश्चिमी चंपारण आता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है वो गया आता है। वैसे टॉप 2 तक पहुंचता नहीं है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा नंबर है भारत में? तो तीसरे नंबर पे आता है। तो ऐसी जो बेसिक आपकी 2011 की जनगणना वाली चीजें वो याद होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे संत कबीर के गुरु? रामानंद। और इनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। रामानंद ने राम नाम को बेसिकली आपका लोकप्रिय किया था, ऐसा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कबीर के बारे में एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। अगला कह रहा है सिंध को अंग्रेजों ने कब जो है वो अधिकृत किया था? तो ये किया था 1943 की 1843, तो 1843 में किया था। सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। किसको जाता है सिंध विजय का श्रेय? चार्ल्स नेपियर जो है इनको जो है वो जाता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था एलन वरो। क्या नाम था उनका? एलन वरो, ये जो है उनका नाम था जब बात करते हैं ये घटना हुई थी सिंध विजय वाली। अगला देखते हैं आपका 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो किसके किसके बीच थी? तो पहली टेलीग्राम लाइन जो स्टार्ट हुई थी लाइन वो शुरू हुई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। कब शुरू हुई थी? तो 1853 में शुरू हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी के ही समय में आपको पता है मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन भी चली थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही राज्य हड़प नीति भी आपकी आई थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो पूरा टाइम था ना लॉर्ड डलहौजी का, ये था 1848 से लेकर के 1856 तक। तो जितने भी काम इस टाइम पीरियड में हुए सब इन्हीं के टाइम में हुए हैं। अगला देखते हैं वर्साय की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो वर्साय की संधि में जर्मनी का जो है वो मान मर्दन किया गया था और ये हुई थी 1919 में जो है आपकी संधि। और वर्साय की संधि जो है वो दूसरा जो विश्व युद्ध था उसका मेन कारण भी बनी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 में आपका आया था और तारीख थी आपकी 17 मई की। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। और अगर पूछा जाएगा कि जो पुर्तगाली थे उनका भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो उनको आपको याद रखना है। पुर्तगालियों का पहला जो भारतीय गवर्नर के रूप में अगर बात करेंगे तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा करके नाम जो है आपको देखने को मिलता है। क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा करके नाम जो है वो देखने को मिलता है। और दूसरा जो गवर्नर आया था वो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क करके। अल्फांसो डी अल्बुकर्क करके। अगला देखते हैं। और अगर इसके बाद वाला आया था ना बेसिकली माना उसी को ही जाता है वास्तविक संस्थापक, इसीलिए मैंने दोनों नाम बताए हैं। अच्छा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी और कोचीन में जो खोली थी वो खोली थी 1503 में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता है गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा, इन्हीं से तो मिलकर के आपकी आगे निकलती है। तो जो गंगा नदी है इन्हीं का ही सम्मिलित रूप है। लंबाई बताई थी मैंने 25-25 करके, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और जो वैदिक कालीन था उसमें जो पवित्रतम नदी थी ना उसमें सरस्वती नदी थी, वहां पर गंगा नदी नहीं थी, वो सरस्वती नदी थी। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया था 2008 में, भारत सरकार ने घोषित किया था। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में आपका जाना जाते हैं।
कहाँ से उद्गम होता है? तो उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद के गोमुख, उत्तरकाशी नामक स्थान है वहां से। और गंगा तट पर ही कौन कौन से शहर बसे हैं? जैसे उत्तराखंड से होते हुए निकलती है ना, तो उत्तराखंड में ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है। उसके बाद यूपी में आती है तो बिजनौर, नरौरा, कन्नौज, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, मिर्जापुर है। उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार में दो जगह से आपको देखने को मिलती है, एक आपका पटना और दूसरा आपका भागलपुर। ये दो जगह आप याद रख सकते हैं, भागलपुर और पटना। और अगर बात करते हैं उसके बाद झारखंड की, तो झारखंड में आपका साहेबगंज, पाकुड़ करके। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां पर हावड़ा, बहरामपुर, श्रीरामपुर होते हुए आपका जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं विकिरण। कई बार पूछा जाता है। विकिरण जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वायुमंडल जो होता है वो भौमिक विकिरण से गर्म होता है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली जो है बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक तूफान, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात कह लीजिए, तूफान ना कह करके, उसके रूप में आपका जाना जाता है। विली वात करके है वो अलास्का का है। ऐसे एक पुर्गा करके है जो कि आपका टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं ना, उसमें जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है पुर्गा करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसदात्मक और अध्यात्मक रूप से में सरकारों के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। जीके जीएस के 20 और रह गए हैं। वीडियो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का जो मेन आधार होता है वो होता है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। अच्छा, संसदात्मक आपसे मैं कहूं कि प्रणाली कहां से ली गई है, तो वो ली गई है आपकी ब्रिटेन से। कहां से? उसके जनक के रूप में आप कह सकते हैं ब्रिटेन को जो है वो जाना जाता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? आपको पता है कि टोटल प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। सदस्यों की अवधि जो होती है वो तो वैसे 6 वर्ष की होती है। जब बात करते हैं राज्यसभा की और लोकसभा की, 5 होती है। सरला ट्रिक से आपको पता है कि सरला रा बीच में आ रहा है, यानी कि राज्यसभा का जो आर्टिकल हो जाएगा वो आपका 80 हो जाएगा। तो वो याद रख सकते हैं, 79, 80, 81 बताया था ना आर्टिकल, ट्रिक को याद करने के लिए। अगला देखते हैं, न्याय न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर जो है वो आपका दिया गया है? तो किसके द्वारा जोर दिया गया है? ये जोर दिया गया है आपका पूंजीवादियों के द्वारा। यूएसए ने बेसिकली पूंजीवादियों का नेतृत्व जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन है कि आपका विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी कौन थी? विश्व की पूछा गया है, भारत की नहीं पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा श्रीमती श्री मावो भंडार नायके। ये जो है 1960 में श्रीलंका की जो है आपका बनी थी प्रधानमंत्री। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो आपको सभी को पता है इंदिरा गांधी जो है वो वहां पर सही हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, तो जब कांग्रेस के संदर्भ में पूछ लिया जाता है पहली महिला, तो वो आपकी हो जाती हैं एनी बेसेंट, जो कि आपको पता है 1917 के अधिवेशन में जो है वो बनी थी। परंतु उसके आगे भी भारतीय लग जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें कौन किसने थी अध्यक्षता जो है वो की थी, तो भारतीय शब्द जुड़ने पर आपका आंसर बदल जाता है और वहां पर हो जाता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कब की थी अध्यक्षता? तो इन्होंने कानपुर अधिवेशन की थी। जो कानपुर अधिवेशन आपका हुआ था ना 1925 में, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा जो है वो की गई थी। सबसे लंबी अवधि तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही थी? तो श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो रही थी। अगर पाकिस्तान की पहली महिला तो श्रीमती बेनजीर भुट्टो थी। और तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक समानता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ये सही हो जाएगा। इसको राजनीतिक समता प्रदान करने का काम करता है। और मूल संविधान में अगर बात करते हैं, मतदान की जो एज थी 21 उम्र रखी गई थी, परंतु 1989 में क्या किया गया था, उसको 18 वर्ष कर दिया गया था संविधान संशोधन के तहत। किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है? तो गैटल ने जो है ये कहा है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति आपका कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1688 में।
गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी आप जो है वो जानते हैं। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका जो है वो कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में आपका यहाँ पर हुई थी और 1 अप्रैल 1935 का टाइम था जब आपका आरबीआई की स्थापना आपकी की गई थी। आरबीआई जो एक्ट था वो 1 साल पहले 1934 में लाया था और जो कह सकते हैं घोषणा हो गई थी वो 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में आपका जो है वो स्थित है और आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा जो है आपका करता है। 2 बार आप देखते हैं जो भी वित्तीय स्थायी रिपोर्ट होता है उसको भी जारी करता है। अगला कह रहा है अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। ये कथन किसने दिया था? रॉबिन्स ने ये कथन आपका दिया था। अगला कह रहा है अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में जो है वो किया गया था? तो फैजी ने जो है ये किया था। आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अकबर ने जो बनाया था ना अनुवाद विभाग, इसके प्रमुख के रूप में फैजी को बनाया गया था। इन्होंने महाभारत और रामायण जो है उसको भी फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसको कहते हैं रजनामा और जो जितनी भी प्रमुख रचनाएं देखती हैं उनका अलग अलग नाम से फारसी अनुवाद कराया गया, तो मैंने एक ही बताया ताकि आप याद रख सकें। अगला कह रहा है अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? अलमाटी नाम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया। आपको बताया था कृष्ण भगवान बचपन में मिट्टी खाते थे तो मिट्टी से आपको कृष्ण याद हो जाएगा। मिट्टी खाते हैं ना, उनकी माँ कहती है कि मुंह खोलो तो वो खोलते हैं तो पूरा संसार मुंह में दिखाई देता है। तो अगला देखते हैं, मिट्टी नहीं वो तो माखन खाते हैं, मतलब कहने का ये है कि उस तरीके से चीजों को जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला कह रहे हैं कि कृष्णा पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं कि जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उनका उद्गम होता है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी बंगाल के खाड़ी से। सीधे सीधे महाबलेश्वर याद रखिए, पूछा यही जाता है, तो इतना जो है वो आपका याद के लिए काफी होगा। अगला देखते हैं, बाकी कृष्ण भगवान से अगर आपको संबंधित जन्मभूमि वगैरह देखना है तो एक बार वृंदावन जाइए, मतलब मजा आ जाएगी आपको जा करके। 112 प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है वो किससे प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पर है? तो ये आपका कोचीन में देखने को मिलता है। कोचीन का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रांगण के रूप में जाना जाता है कि कौन सा बंदरगाह करके, तो वो याद रख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था? तो लोथल बंदरगाह था। इससे संबंधित एक योजना भी है जिसको कहते हैं सागरमाला योजना। जो सागरमाला योजना थी वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में आई थी, जिसमें जो भी बंदरगाह थे उनको सड़क से बेहतर यातायात व्यवस्था मतलब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था सागरमाला योजना में। अगला क्वेश्चन है, COP 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था मुकेश अंबानी को। उद्योगपति हैं, इनको COP 28 की बैठक में शामिल किया गया था। ये कहां पर हुई थी ये बैठक? तो यूएई में, यानी कि दुबई में ये बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन जो है ये पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, टाटा आईपीएल 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता? तो ये आपका शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और ये जो टीम के थे वो विपक्षी टीम के थे, जो कि टीम आपकी उप विजेता रही थी और विजेता टीम रही थी चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता रही थी आपकी हैदराबाद टाइटंस करके। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था वो यशस्वी जायसवाल को किया गया था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर करके जो है इनको दिया गया था। और अगर बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की, तो उनको मिला था फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जो है वो जीता था? तो ये जीता था आपका मैक्स वेस्टापन करके, जो आप नाम देख रहे हैं अधिकतर यही विजेता रहते हैं इसमें। ये आपका सही हो जाएगा और ये नीदरलैंड के रेडबुल चालक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया था? तो दृश्यम 2 को जो है वो घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बहुत अच्छी दृश्यम 2 मूवी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा। ऋतिक रोशन जो है उनकी विक्रम वेधा जो थी उसको बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल के रूप में मेल में जो है वो दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो R माधवन को दिया गया था, जो उनकी रॉकेटरी मूवी आई थी ना उसको लेकर के।
अगला है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दामोदर माउजे को 57वां। और 57वां जो इनको मिला था ये कोंकणी भाषा उपन्यासकार थे, तो कोंकणी भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था नीलमणि फूकन को, और ये 56 वाला था। जीके जीएस का लास्ट प्रश्न आपका, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये मनाया गया था आपका 30 मई को। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि पहला समाचार पत्र के रूप में अगर बात करें तो यही नाम देखने को जो है वो मिलता है। उदंत मार्तंड के नाम से आपका पहला समाचार पत्र जो है वो 30 मई 1826 का समय था, जब कोलकाता से जो है आपका प्रकाशित होता था। तो यही आपका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर तो 30 मई हो जाएगा। तो ये 30 मई आता कहाँ से वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज को और समझिए कि जो ये मैंने उदंत पारतंत्र पत्रिका बताई, इसके संपादक कौन थे? तो उनका नाम था श्री जुगल किशोर शुक्ल। क्या नाम था इनका? श्री जुगल किशोर शुक्ल जो है इनका नाम था। और एक पॉइंट अगर बात करते हैं करंट अफेयर के लिहाज से तो वो है आपकी प्रेस से ही संबंधित, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कौन सा? आपका भारत की रैंकिंग जो है वो आपकी रही है 2023 में। तो अगर बात करें भारत की रैंकिंग की तो ये भारत की रैंकिंग रही है 161 भारत की रैंकिंग रही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और ये रैंकिंग है 2023 की। अब बढ़ते हैं हम वापस से हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जहां पर हमने बात की थी कि स्टार्टिंग के जो मैथ के पोर्शन है और रीजनिंग के पोर्शन है जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, वर्गमूल आपको निकालना है 69169। ये बेसिकली नंबर है, ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और बाद में जितने भी आगे वैल्यू है उसमें 0 पॉइंट के रूप में निकाल लेंगे। तो ये होता है बेसिकली 263 का जो है स्क्वायर अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर 263 का होता है यानी कि 0.0, यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ पर आ जा करके उसके बाद जो वैल्यू आ रहेगी 263 आ जाएगी। और अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हमने यहाँ पर लगा दिया। मल्टीप्लाइड में अगर बात करते हैं तो अलग अलग वर्गमूल ना करके एक ही वर्गमूल में हम लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो आपकी एक ही है ना, तो हम इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ रहे हैं। तो अंडर रूट में ही आपका 0.0263 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यही दो वैल्यू दो बार आ रही है तो एक बार बचेगी क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है, तो आंसर यहाँ पर यही वाला हो जाएगा 0.0263 करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? आवर्ती दशमलव में एक पॉइंट में इस चीज को समझ लीजिए, जब आप डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं संख्या रिपीट होती रहती है। अगर मैं कोई डिवीजन करूं तो उसमें आप देखते हैं 2 पॉइंट, फिर 3397, फिर 3397 3 ऐसे करके आता रहता है ना। तो जो रिपीट संख्याएं होती हैं वही कहलाती हैं आवर्ती दशमलव। प्रश्न में पूछा गया नहीं आएगा तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो डिवाइड करके देख भी सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि क्या इसका मेन मतलब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला नहीं होगा, 21/56 होगा, 20 तो कट जाएगा, इधर दशमलव में आ जाएगा। 21/56 वाला आपका ये जो है वो सही होगा। और इसमें एक तरीका ये भी है कि 21/56 को आप काट के छोटा कर लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 8 बार में 56 होता है तो 3/8 हो जाएगा। अब 3/8 को अगर आप देखेंगे तो बेस में आपका 2 की घात 3 के रूप में है, तो हर में केवल 2 का ही गुणनखंड है, उससे भी आप देख लेंगे दशमलव आवर्ती में नहीं होगा। बाकी कुल मिलाकर के आप नहीं समझ में आएगा तो सीधे डिवाइड कर लीजिए, कि 3/8 जो है आपका 0.375 आएगा, इसके बाद रिपीट ही नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सरल करना है आपको। तो जब आपको कोई वैल्यू ऐसी देखने को मिले, जैसे कोई किसी का स्क्वायर या क्यूब है, तो सबसे पहले उसी को नीचे वाली वैल्यू के बराबर बना लीजिए। जैसे 81 लिखा है तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है, यानी हम इसको 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 49y² की तो 7y² इसको लिख सकते हैं। और बटे में आपका तो ऑलरेडी 9x प्लस 7y था, तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है a² - b², ये स्क्वायर लगा हुआ है,
तो इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है, यानी कि आपकी वैल्यू जो खुल करके इसमें आएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9x माइनस 7y हो जाएगी और एक बार आपका 9x प्लस 7y हो जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू जो दे रखी है वो नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी, यानी प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी, तो प्लस वाली वैल्यू अगर कट जाएगी तो बचेगा क्या, केवल माइनस वाला बचेगा, तो आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथा प्रश्न कह रहा है एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। यदि उनका मूल्य आपको दे रखा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक आप ऑप्शन से कर सकते हैं और एक होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका आपको इनके बुक के सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, पर हम बेसिक तरीके की बात क्यों करेंगे। देखिए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में कह रहा है। अगर हम एक पहले ऑप्शन को ले लें कि मान लें हम दोनों सिक्कों की संख्या 30-30 है, तो आप देखिए क्या 22.5 बन रहे हैं। अगर 50 पैसे के सिक्के यहाँ पर 30 हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, 30 को 50 से डिवाइड नहीं करना है। 50 पैसे का मतलब है आधा, 1/2, यानी कि अगर हम 30 सिक्के 50 पैसे के देखेंगे तो टोटल 15 रुपए जो है वो आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार इन 25 पैसों के तो ये 1/4 होता है ना, 25 पैसे मतलब 1/4 और 50 पैसे मतलब 1/2, तो 1/4 निकालेंगे इसका 30 का, तो 30/4 करके देख लीजिए, तो 4 7 जा 28 और 7.5 आ जाएगा। अब देखिए 15 रुपए 7.5 जोड़कर 22.5 हो रहे हैं, आंसर पहला ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं चेक करने हैं। और इसका जो बेसिक तरीका होता है ना उसमें ये होता है कि 1/4 और 1/2 दोनों को लिखा, दोनों को जोड़ दीजिए, वो 22.5 के बराबर हो जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी वहां से एक की वैल्यू निकालनी होती है, 3/4 आएगा जोड़कर, उसकी वैल्यू 22.5 के बराबर होगी, एक की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से भी 30 निकल आएगी। तो जो तरीका आपको आसान लगता है उससे कर लीजिए, ऑप्शन से करना थोड़ा आसान होता है। अगला कह रहा है ये इस प्रकार से रूट में वैल्यू दे रखी है और मान निकालना है। इसमें जो देख रहे हैं कि 30 बार बार रिपीट होता है, तो जो रिपीट हो रहा होता है उसको आप कोई चीज मान लीजिए x मान लेते हैं हम, और जो आप वैल्यू मानेंगे ये x के बराबर के फॉर्म में मानेंगे। x बराबर मान लीजिए ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर और रूट में जो आपकी वैल्यू है वो 30 को ऐसे रहने दीजिए और बाकी वाली जो वो वैल्यू होगी उसको हम x मान लेते हैं। हमने इसको x इसलिए माना है क्योंकि इस x की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकें, क्योंकि ये तो सभी में ही कॉमन है, आगे एट द रेट ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक है। तो हमने क्या किया है, इस 30 तक तो यहाँ लिखा है, परंतु इसके आगे वाली जितनी भी वैल्यू है इसको हमने x और पूरे को ही मान लिया था, तो हमने इसी की जगह x रख दिया। ये समझ में आ गया होगा। अब यहीं से बेसिकली आपको x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे का वर्ग होगा, तो जो रूट वाली वैल्यू है वो हट जाएगी, तो केवल 30 माइनस एक्स बचेगा, और 30 माइनस एक्स को बराबर के इधर लाइए, तो हम डायरेक्ट ही इसी लाइन में लिख देते हैं, क्यों अगले स्टेप में जाना। तो हम माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स, और इधर 30 का है ऑलरेडी प्लस में, तो यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस का 30 और बराबर में आपका आ जाएगा 0। अब ये देखिए बन गई आपकी एक द्विघात समीकरण टाइप से। अब आपको क्या करना है, इस x को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि आपका 30 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कुछ नहीं है संख्या, तो 30 बनाना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, पर x को हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5x, क्योंकि अगर हम इसको 6x यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि वैल्यू प्लस में है, 6x में से अगर 5x आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ये x आएगा, और 6 पंचे 30 होते ही है, तो हमने इस प्रकार से इसको बदल लिया। अब बराबर में तो आपका 0 ऑलरेडी चल रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है, तो आपका x कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, x यहाँ से कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। आगे देखिए यहाँ भी माइनस, हमको चाहिए प्लस, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं ताकि अंदर प्लस बचे, और 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x बचेगा, अंदर हो जाएगा प्लस, और 5 6 जा होता है 30 बराबर में 0। यहाँ पर x है और ये वाला -5 है, तो x -5 आपका अलग हो जाएगा, और x प्लस 6 दोनों तरफ कॉमन है, तो x प्लस 6 एक तरफ हो जाएगा। अब एक तो वैल्यू प्लस की आएगी, एक तो माइनस की आएगी, तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही हो जाएगी। x -5 है, 5 उधर जाएगा तभी तो प्लस में आएगा, तो x की वैल्यू 5 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -6 आएगी, तो हम प्लस वाली वैल्यू अगर ले लेते हैं तो आंसर आपको बी वाला मिल जाएगा, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1875 को अगर आप विभाजित कर देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। आप अगर इस चीज को समझिए
कि जब आपको ऑप्शन में ही सीधे संख्या दे रखी है तो इन्हीं से डिवाइड करके ही देख लीजिए या पूर्ण वर्ग किस में प्राप्त हो रहा है। 2 से तो वैसे भी ये नहीं कटने वाला है। 7 से आप ना चेक करिए, 3 और 5 से चेक कर लीजिए। 3 से अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, उसके बाद 3 2 जा 6 और एक उधर जाएगा, 3 5 जा 15। 625 है, किसका वर्ग है, 25 का है, यही सही हो जाएगा। देखिए 5 को चेक भी नहीं करना पड़ा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण को किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो वही सेम, यहां पर 9 है, 6x को आपको उसी प्रकार से बना लेना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हम 3x के रूप में अलग कर सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो 3x और माइनस 3x, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में होंगी तभी तो ये 6x के बराबर होगा। तो प्लस का 9 हम ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर में 0 लिख देते हैं। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ देखिए ये माइनस का है, यानी यहाँ पर भी हमें माइनस का बनाना है, इसलिए माइनस की 3 वैल्यू हम कॉमन लेते हैं। तो अंदर x माइनस 3 यहाँ भी बचेगा और बराबर में हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए x माइनस 3 एक तरफ निकल के आ रहा है और दूसरी तरफ भी x माइनस 3 ही निकल करके आ रहा है, और यानी कि आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ से निकल करके आ रहा है, और बराबर में 0 के है, ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका, वैसे ऑप्शन में तो दिया ही हुआ है ना x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हम आगे क्यों इसको सॉल्व करें, हम बी वाले ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहे हैं पंचभुज की 5 भुजा क्रमशः ये आपको दे रखी हैं अलग अलग, और कह रहा है तो अधिकतम लंबाई की उस टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें सभी भुजा को पूरी तरीके से मापा जा सके। इसका तरीका ये होता है कि जब भी इसी तरीके से बात की जाए तो आपको केवल और केवल HCF निकालना होता है। HCF निकालेंगे इन संख्याओं का, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन सब में कॉमन होगी। कॉमन का निकालने के लिए आप चेक कर सकते हैं सीधे सीधे डिवाइड करके भी, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या है 1737, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू नहीं कटेगी, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे इसे 13 11 बड़ी संख्या है तो आप हमेशा छोटी संख्या से चेक कीजिए। 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 तो आ रहा है, 2160 तो कटता ही है, 2358 भी कट जाएगा, 9 2 जा 18, हाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सभी कट जाएंगे, 9 ही आंसर हो जाएगा। यानी 9 संख्या जो है इसका HCF निकल आएगा। HCF क्या कहलाता है, HCF वो चीज जो उसमें कॉमन होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं यदि पी एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5 है, 3x प्लस वाई बराबर 1 है, निकाय को एक अद्वितीय हल को P का मान आपको बताना है। अब इसका करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है इसको आप एक रेशियो के तरीके से लिखिए। जैसे यहाँ पर x के साथ देख रहे हैं तो p है तो p लिख दिया, यहाँ पर देखिए 3x के साथ में x के साथ में 3 है तो बटे में 3 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y के साथ में आपका 2 है, ये बराबर नहीं होंगे, इस तरीके से क्रॉस लगता है तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर y के साथ में 1 है तो आपका ये 1 हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर 6 हो जाएगा। ये होता है अद्वितीय हल को निकालने। बाकी इसमें एक तरीका ये होता है कि आप ax a1x इंटू ए अगर 2 समीकरण है तब 1 2 करते हैं, वरना तो सीधे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 करके, अगर 1 2 है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख करके ये कंपैरिजन दर्शाते हैं। मैंने सीधे सीधे बता दिया, आप ध्यान रखिएगा वरना कंफ्यूज होंगे। अगला है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या अगर जोड़ दें कि नई संख्या आपकी 2:3 के अनुपात में हो जाए। अगर हम ये कह रहे हैं प्रत्येक पद में जोड़ने के लिए तो 7 में भी कुछ जोड़ा गया होगा और 13 में भी कुछ जोड़ा गया होगा, और जोड़ने पर आ रहा है आपका 2/3। 3 गुणा कर दीजिए, इसमें 3 को उधर गुणा करेंगे तो 7 तियां हो जाएगा 21 और प्लस 3x हो जाएगा, और बराबर यहाँ से गुणा करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 और प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x उधर जाएगा घट जाएगा, यानी कि बचेगा उधर जा करके x, और यहाँ पर 26 है, जब इसको उधर ले जाना है तो 21 को इधर लाइए तो 26 में से 21 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5, आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे गांव की जनसंख्या को 30% पुरुष और 25% औरत हैं। गांव की जनसंख्या में सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, तो गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी। इन्होंने थोड़ा सा डाटा को इस तरीके से दिया कि आप कंफ्यूज हो। देखिए 30% अगर पुरुष हैं और 25% औरत हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा जाहिर सी बात है 5% होगा, और 5% वही तो होंगे जो कि
अविवाहित होंगे, ये इनका कहने का मतलब है। यानी कि 5% जो निकले के आएगा वो निकल करके आएगा 30% पुरुष में से। अगर आप घटा देते हैं 25% महिलाओं को तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 200 पुरुष लिखा हुआ है अविवाहित हैं, यानी 5% की वैल्यू आपको 200 के बराबर ऑलरेडी दे रखी है। तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 200/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 चौको 20, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू आपकी 40 है तो 100% की जो वैल्यू है वो 4000 निकल करके आएगी, यानी 4000 उस गांव की कुल जनसंख्या हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसमें इन्होंने इस तरीके से डाटा पेश किया था, जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर ले जाएंगे। अगला कह रहा है कुछ वस्तुएं हैं जो 5 रुपए की 6 की दर से जो है वो खरीदी गई, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। फिर कह रहा है 6 रुपए की 5 की दर से जो है ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बेची गई है। आपसे कह रहा है लाभ परसेंटेज क्या होगा। और इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो लिखा है ना कि 6 की दर से, मतलब ये चीजें जो है ये वस्तुएं हैं। मान लीजिए 5 रुपए में 6 नींबू खरीदते हैं तो ये क्या है, वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपके रुपए करके, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अब हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। इनका जो लॉन्ग मेथड है जो इन्होंने किताब में दे रखा है वो समझेंगे तो सब हवा हवाई हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखिए इधर की वस्तुएं बराबर करनी होती हैं। अगर 6 है यहाँ 5 है, किससे किससे गुणा कर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर हम जानते हैं 6 पंचे 30 होता है, तो अगर हम इधर 5 से गुणा कर दें और इसको 30 बनाने के लिए इधर 6 से गुणा कर दें तो ये इधर भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। यानी वस्तुएं बराबर की जाती हैं, इस प्रकार से गुणा करते हैं। और जब गुणा करते हैं तो ये गुणा पूरे में होता है, यानी 5 जो है इधर भी गुणा होगा। तब हमारा हो क्या जाएगा, तब हमारा ये हो जाएगा कि वही चीजें हम 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद रहे हैं। और यहाँ जब गुणा करेंगे 6 से तो 6 6 36, यानी 36 रुपए में हम ये खरीद रहे हैं। 5 6 30। यहाँ पर देखिए वस्तुएं बराबर हो गई कि अगर आप 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 36 रुपए में 30 वस्तुएं बेच रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है। ऊपर वाला लिखा है ना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है। अगर कोई चीज 25 रुपए में आप 30 खरीद रहे हैं और फिर 36 रुपए में उसको 30 बेच रहे हैं तो कितने का, यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है वस्तुएं उतनी है। यहाँ 25 रुपए में खरीद रहे हैं और 36 रुपए में बेच रहे हैं, यानी ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि जब कोई चीज कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 में 36 का डिफरेंस कितना है, तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25 है, तो बटे में लगा दीजिए 25 और गुणे में परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे आपका 44% आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ गए होंगे क्या इसका तरीका है करने का, तो आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, 4000 1 प्लस और R अपॉन 100 होता है, यानी 10/100 और की पावर में n, यानी कि n का मान 2 रखा है तो डायरेक्ट 2 रख लेते हैं, और माइनस में आपका 1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI जो है उसका फॉर्मूला। डायरेक्ट लिख दिया है इसलिए -1 भी लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 121 बटे में 100, यानी कि आपका 4000 तो ऐसे ही रखिए। यहाँ पर जो आपका आएगा 121 और बटे में आपका 100 और माइनस में आपका 1। इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट। यहाँ पर हमने गुणा कर लिया है स्क्वायर के साथ, डायरेक्ट लिख दिया है, वो तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। तो 4000 और गुणे में आपका 121 से यहाँ पर 21 बचेगा और बटे में आपका 100 बचेगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, 21 चौके होता है आपका 884 और एक जीरो लग जाएगा, 840 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये 3 नल है ए बी और सी, एक टंकी को 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए जो है वो नल पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये क्वेश्चन आया है अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा सा कठिन भी है पर अगर समझेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे। देखिए स्टार्टिंग में बड़े रखते हैं, फिर जगह कम पड़ेगी तो जूम आउट कर देंगे। कह रहा है 3 नल है ABC। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे होता है ना कि एक आदमी एक दिन में इतना इतना काम करता है, तो वैसे ही समझिए कि A अगर काम कर रहा है कितना 12,
तो हमने उसके सामने लिख दिया 12। बी काम कर रहा है 15, तो हमने लिख दिया 15। और सी कर रहा है 20, तो हमने कर दिया 20। मैंने जैसे कराया था ना, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, सेम ऐसे ही सबसे पहले हम निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है टोटल वर्क। मैंने बताया था टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं, कुल कार्य। तो इनका 12, 15, 20 का एलसीएम निकलेगा 60। ये हमने निकाल लिया टोटल काम। फिर सबसे पहले एक दिन का निकालते हैं, पर डे का यूनिट निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर है टंकी की बात हो रही है, ए बी और सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो निकलेगा वो प्रत्येक घंटे का निकलेगा। तो 12 को 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा 12 पंचे 60, यानी कि 5 यूनिट पर डे करके हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, यानी कि 4 यूनिट पर डे। और अगर बात करें 20 की तो 20 तिया 60 होता है, यानी ये वाला जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 3 यूनिट पर डे करके आ जाएगी। ये पर डे यूनिट जो निकल के आई है ये घंटे के हिसाब से है, कि पहले घंटे में अगर कोई काम करेगा, ए अकेला अगर काम करेगा तो वो 5 यूनिट कंप्लीट कर लेता है। अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो 5 4 9 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, और हमें टोटल 60 यूनिट तक इसको काम पहुंचाना है। अब थोड़ा सा प्रश्न में ध्यान दीजिए। कह रहे हैं यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है, ठीक है, और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। यानी कि अगर पहले घंटे की बात करते हैं तो हमारा जो पहला घंटा है, ए तो पूरे टाइम खुला है, तो पहले वाले घंटे में ए के साथ कौन आएगा, बी आएगा। क्योंकि ए पूरे समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से आते हैं। पहली बार जो घंटा हुआ उसमें बी आया ए के साथ में। ए का जो एक घंटे का काम है वो कितना है, 5 यूनिट पर डे है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी का कितना है 4 है, तो हमने लिख दिया 4। 5 4 कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। पहले घंटे का लिए ही है। अगले घंटे देखेंगे तो बी और के बाद सी आ जाता है। अब बी हट गया, अब ए के साथ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी दूसरे घंटे में ए के साथ सी आ जाता है। ए का जो पर यूनिट का काम है वो 5 है, और सी का जो हमने निकाला वो 3 निकाला। 5 3 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, तो टोटल आपका 8 यहाँ से हो जाएगा यूनिट वर्क कंप्लीट। अब 5 और 8 अगर 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17 घंटे, नहीं 17 यूनिट पूरा टोटल वर्क निकल के आएगा। यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं शुरुआत से ही, तो यूनिट ही लिखा है हमने। अब ये जो समय निकला है इस चीज को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 घंटा ये है आपका पहला घंटा जो हमने इसके लिए लिखा है, और ये जो ए प्लस सी है ये सेकंड घंटा है, दूसरा घंटा, सेकंड घंटा, ठीक। यानी कि ये जो 17 यूनिट निकला है ये 2 घंटे का निकला है। 17 यूनिट जो काम कर लेते हैं ये लोग मिलके, वो 2 घंटे में जो है वो कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में अभी तक। अब आपको यहाँ तक 60 यूनिट तक काम पहुंचाना है। अभी काम हुआ है केवल 17 यूनिट का। 17 में अगर देखिए 17 से 60 तक जाने के लिए इसका 3 गुना करेंगे तो 17 तिया 51 होता है। यानी कि थोड़ा सा अब इसको स्क्रॉल करते हैं इस तरीके से, यानी 17 तिया 51 होता है, यानी 51 यूनिट ये काम कर लेंगे 6 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 3 गुना किया हुआ है। अभी भी देखिए तो 60 यूनिट काम करना है, परंतु अभी तक 51 यूनिट ही काम हुआ है। अब 6 घंटे तक पहुंचे हैं। आपने देखा था अगला जो 1 घंटा था उसमें 9 यूनिट काम हो रहा था, यानी कि अगला जो 7वां घंटा होगा उसमें 9 यूनिट काम होगा। यानी इस 51 में 9 जोड़ देंगे तो 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस 60 यूनिट को करने में कितना समय लगा, इस 60 यूनिट को करने में 7 घंटे का समय लगा। ये आपका ऑप्शन 7 घंटे हो जाएगा। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि अगर ये इस प्रकार से खोले जाते हैं तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, तो टंकी 7 घंटे में भर जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताया, अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा। और ये तरीका बहुत आसान सा है, एकदम आसानी से आप कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, और इसको आप समीकरण मान के भी कर सकते हैं। ऑप्शन से ना करके पहले समीकरण से अगर बात करें तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, और कह रहा है पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। तो अगर पिता की आप एज जो है वो 5x मान लेते हैं तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आपकी x हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये x हो जाएगी। और ये कह रहा है 15 साल बाद और 2.5 गुना हो जाता है, वो हम सीधे समीकरण में रख सकते हैं। यानी कि पिता की उम्र जो है 15 साल बाद बराबर होगी और पुत्र की उम्र के 15 साल के
ढाई गुने का, यही तो बोल रहा था कि 15 साल बाद वो अपने पुत्र से ढाई गुना बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ढाई गुना का मतलब ये होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ से आपका कितना निकल करके आएगा, एक्स का मान यहाँ से निकल करके आपका आएगा 9। और पिता की उम्र पूछी गई है, पिता की उम्र 5x मानी गई है। तो पिता की उम्र 5x निकालने के लिए 5 गुणे 9 करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया। इस तरीके से करना। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से ऐसे कर सकते थे कि अगर हमने 45 वर्ष यहाँ पर पिता की उम्र को मान लिया तो पुत्र कितना हो जाएगा। तो पुत्र कह रहा था ना, उससे 5 गुना है, यानी कि पुत्र 5 गुना तभी तो होगा जब उससे 5 डिवाइड करेंगे आप, यानी कि आपका 9 साल का पुत्र जो है आपका रहा होगा, तभी जो पिता 9 गुने होंगे, तभी तो पिता जो है वो 5 गुने 45 साल के हैं। इस 9 का 5 9 5 जब 45 होता है, तो 45 जो है वो पिता हो जाएंगे। बस इतना चेक कर लेना है 15 साल बाद ये अपने पुत्र से उम्र में ढाई गुने बड़े हो रहे हैं कि नहीं। तो 15 साल बाद 45 हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे 60 के, और 15 साल बाद 9 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 15 10 होता है 25, और यहाँ पर हो जाएगा 24। तो 24 60 गुना है, बिल्कुल है। 24 गुना 48 होता है, और 24 का आधा 12 होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को 60 तक मिल रहा है, यानी बिल्कुल ये ढाई गुना है। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे, दोनों तरीके आने चाहिए, अच्छी बात है। तो मैथ के प्रश्न हुए समाप्त। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग के प्रश्नों में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि इस तरीके से संख्याएं लिखी हैं, उपयुक्त अनुक्रम का पहला पद सेकंड पद थर्ड पद फोर्थ पद के साथ इस तरीके से बदलता है, तो वहां कितने 8 ऐसे हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित होते हैं। पहला पद कह रहा है दूसरे पद से बदलता है, और तीसरा पद जो है वो आपका चौथे के साथ बदलता है, इस तरीके से। तो बदलने के बाद क्या हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा, 4 8 है तो 8 4 हो जाएगा, यही तो चीज कह रहा है। उसके बाद 8 5, 4 8 के बाद 5 8 है तो 8 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 5 हो जाएगा। और उसके आगे 4 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, फिर आपका 3 8 हो जाएगा, फिर आपका 5 2 हो जाएगा, फिर आपका 6 8 हो जाएगा, फिर आपका 8 7 हो जाएगा, फिर आपका 7 3 नहीं 8 3 हो जाएगा, लास्ट में 38 है। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या कह रहा है कि वहां कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से कट जाते हो। 8 ये दे रखा है, क्या ये 8 आपका है जो आगे पीछे कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। यहाँ 6 से तो नहीं कटेगा, 4 से भले कट जाए। यहाँ देखिए 8 तो 5 4 है, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 4 3 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए नहीं कटेगा। यहाँ देखिए तो नहीं कटेगा, 8 से तो कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 8 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 8 है, दोनों से नहीं कटेगा, यानी कि आपका 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई, एक औरत है, ये हमने औरत लिख लिया। औरत जो है इसने क्या किया है, अब इनकी माँ है तो माँ के लिए हमने यहाँ ऊपर बना दिया। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया, यानी माँ और माँ का भाई, भाई यहाँ पर मान लीजिए है कोई, और इसका जो है वो लड़का बताया, यही तो कह रहा है। पूछ क्या रहा है, वो पुरुष उस औरत से क्या संबंधित है। तो ये आप समझिए कि भाई तो है, पर भाई के साथ साथ ममेरा भाई, आपका कजन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि माँ का भाई है ना, तो माँ का भाई मामा ही तो लगेगा, मामा का लड़का ममेरा भाई हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े हैं वर्ण जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। जैसे सी से स्टार्ट कीजिए, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक भी नहीं मैच कर रहा है। ए से देखिए, ए बी सी डी नहीं मैच करेगा। एस से देखिए तो एस के बाद टी आता है, पी क्यू आर एस टी, सही है। फिर टी के बाद देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और अपोजिट में आते हैं तो वो भी चेक करना है। जैसे ओ से अगर आप चेक करेंगे तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ तक देखिए आ रहा है टी तक। अगर आपने ओ से इस तरफ देखा तो उसी क्रम में आ रहा है, तो ये एक जोड़ा हो गया। आर से देखिए तो पी क्यू आर, आर और पी के बीच में देखिए उतना ही गैप है जितना एक्चुअल में वर्णमाला में होता है। इसके बाद आप देखिए एच से देखिए, तो एच से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ई तक, ई एफ जी एच, बिल्कुल आपका ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 जोड़े यहाँ पर ऐसे बनेंगे। अगला कह रहा है सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है,
पोटेशियोमीटर का संबंध किससे होता है? उपभेद से ये होता है। 834 को 348 लिखा जाता है। देखिए 8 इधर है, 3 आगे आ गया, 4 बीच में, यही 834 लिखा है, बस क्रम बदल दिया गया है। सेम 637 में भी हुआ है, तो 986 में क्या होगा? 8 लास्ट में गया, यानी कि 9 जो है सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद 834 में 3 बीच वाला सबसे पहले आ गया है, तो 8 सबसे आगे आएगा। और उसके बाद जो बचा क्या? वो आपका बचा 6, तो 6 जो है वो बीच में आ जाएगा। 869 वाला आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में विनोद का स्थान जो है ऊपर से 9वां है। तो ऐसे आप लाइन खींच लिया करिए। ऊपर से 9वें नंबर पर आ रहा है आपका विनोद। देख रहा है विनोद, वो वाला विनोद है ये। अच्छा, वो विनोद था, ये वी है। और उसके बाद नीचे से देखेंगे तो इसी का ही स्थान 38 है, यानी 37 अगर नीचे बैठे होंगे तभी तो वो नीचे से आकर के 38 पर आकर के बैठा होगा, तो नीचे से 38 हो गया। पूछ रहा है उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 37 ये 9 ये, क्योंकि 38 पे तो वो बैठा ही है, तो 37 और 9 आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा? जोड़ करके आपका 46 आ जाएगा, आंसर 46 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी होता है, दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आसान लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि अपनी इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गाड़ी का चयन खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उनको झपड़िया देंगे, ऑप्शन ही नहीं दिया ऐसा। चलिए इनके ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ सह यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। दूसरा है उन्हें गाड़ी का चैन खींचने देंगे लेकिन गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। तीसरा है ऐसे ही गाड़ी रुकेगी तुरंत गाड़ी के गार्ड को सूचित करेंगे, चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो पहले ही सही हो जाएगा, कुछ सहयात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। ये सब यही अच्छा लगता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला देखते हैं 23। कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज स्नातक को दर्शाता है। त्रिभुज जो है ये स्नातक को दर्शाता है। जब भी ऐसा हो तुरंत लिख लीजिए कौन किसको दर्शा रहा है। जो वृत्त है वो आपका अभियंता को दर्शा रहा है, तो अभियंता हमने सीधे सीधे यहाँ पर जो है वो लिख दिया। उसके बाद जो आयात है, आयत होता है ना, आयात लिखा है, आयत जो है वो आईएएस को दर्शाता है। और कह रहा है कितने स्नातक ऐसे हैं जो कि अभियंता भी हैं और आईएएस भी हैं। कितने स्नातक ऐसे हैं, तो स्नातक भी हो, अभियंता भी हो, आईएएस हो, तो यहाँ पर तो आपको केवल और केवल दो ही ऐसा लिख रहा है जो कि तीनों में कॉमन है। देख रहे हैं, जो कि त्रिभुज में भी आ रहा है, जो कि वृत्त में भी आ रहा है और जो कि आयत में भी आ रहा है। तो आंसर यहाँ पर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र ऐसा है जो कि फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब आपको पता है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, फुटबॉल प्रशंसक होंगे और लड़के होंगे, इसमें कहीं ना कहीं तीनों में थोड़ा थोड़ा कॉमन होगा। पहले ही में ज़्यादा अच्छा दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ फुटबॉल प्रशंसक ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि लड़के भी हो सकते हैं। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा संबंध है, यानी कि जो तीनों हैं वो इसमें अलग अलग आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में कॉमन ये हो सकते हैं। अगला कह रहा है यदि फ्रेंड को ये लिखा जाता है तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? ABCDEFGH, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो +2 हो रहा है, F से लेकर के H तक में +2 हो रहा है, R से लेकर के U तक में PQRSTU, यानी यहाँ पर 3 प्लस आपका U तक हो रहा है। कितना हो रहा है? +3। फिर I से लेकर के M तक देखेंगे तो 4 हो रहा है, यानी सीधे सीधे आपका एक एक बढ़ता जा रहा है। अब आपको इतना समझ में आ गया तो आगे तक मत देखिए, 3 4 5 6 7 ऐसे हो रहा होगा। कैंडल का निकालिए, तो कैंडल में ABCDE आएगा सबसे पहले, ये दो ऑप्शन तो कट गए सबसे पहले ही। उसके बाद यहाँ D है, यहाँ S है, और A से 3 बढ़ेंगे तो BCD D आएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए? +2 3 4 5 ऐसे एक एक करके बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन लगाइए दिमाग, बताइए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, इनमें से कौन सा यहाँ पर लाएगा? देखिए 72 है, 24 है, यहाँ 6 है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 72 को हम 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। 24 छंग 72, 16 को 12 से गुणा करते हैं और डबल से 2 से मल्टीप्लाइड करके ही आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 72 को अगर हम डिवाइड करें 24 से तो आपका आएगा यहाँ पर 3, और इस 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तब आपका आएगा 6।
अब सही यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए 96 को डिवाइड करिए आप 16 से, तो आपका यहाँ पर आएगा 6, और 6 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। यहाँ पर कह रहा है किसको यहाँ पर डिवाइड करें 108 से और उसका डबल करके, यहाँ पर 18 यानी कि इसका आधा होना चाहिए 9, और 9 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किससे डिवाइड करने पर 9 वैल्यू आएगी, तो 12 नवैया 160 होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 108 को डिवाइड करें 12 से तो आपका आएगा 9, और 9 का दुगना जो होगा वो होगा 18, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आज वरुण का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वरुण जी। आज से 1 साल बाद जो है उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की डबल हो जाएगी। आज वरुण की उम्र क्या है ये बताना है। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक्स वैक्स मान के क्या मतलब है, जब कह रहा है कि आज वरुण की उम्र क्या है तो मान लेते हैं वरुण की उम्र कोई भी 20 22 25 में। कह रहा है कि 1 साल बाद जो उसकी उम्र है, आज से 1 साल बाद उसकी जो उम्र है वो 12 साल पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर 25 में 1 साल आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 12 साल पहले अगर 25 से पहले जाएंगे 12 साल पहले तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 दूना 26 है ही है, देखिए दोगुना है कि नहीं है। यही तो कह रहा था कि 12 आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की डबल हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऐसे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर पर ही टिक करके बता दिया। अगला देखते हैं। लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294, 448। जब भी संख्या आप देखते हैं कि बहुत बड़े गैप से बढ़ रही है तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कोई चीज स्क्वायर या क्यूब हो रखी है या कोई चीज मल्टीप्लाइड हो रखी है। अब यहाँ पर जो 4 है इसको हम 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और घटा देंगे इसमें 2 का स्क्वायर तो होगा 4। तो 8 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 4। क्लियर हुआ होगा। 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 9 27 और 3 3 9, 27 में से 9 घटाएंगे आएगा 18। आगे देखते हैं। यहाँ पर मतलब क्या होगा, 2 हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 64 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 48 आ जाएगा। आंसर पहला हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी बढ़िया वेब सीरीज है। अगर ये वेब सीरीज नहीं मतलब नंबर सीरीज है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे ना चकरा जाएंगे, आएगा नहीं दिमाग पेपर में। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा ताकि हर तरीके के कर पाएं। अगला देखते हैं। अगली सीरीज देखेंगे तो 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 6 में और 2 में देखेंगे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 4 अगर आ गया समझ जाइए स्क्वायर चल रहा है, यानी 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। आगे होना चाहिए तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और आगे होना चाहिए तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर 4 लिखा है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 36 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो 4 का स्क्वायर है ये आपका, नहीं 3 का स्क्वायर है तो 9, 9 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर है तो 16 होना चाहिए। यहाँ पर 25 होना चाहिए, यहाँ पर 36 होना चाहिए। पूछ प्रश्न में रहा है कि कहाँ पर गलत अंक है, तो 31, 15, 56, 91, केवल इन्हीं 4 को चेक कीजिए। मैंने तो सीरीज लिख दी है आपको पूरा समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में 91 गलत है, क्योंकि 56 में अगर 36 जोड़ेंगे, 56 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो 6 6 तो 12 होता है। यहाँ तो एक ही लिखा है तो सीधे ही समझ में आ रहा है गलत है। 5 6 7 8 1 9, 92 आना चाहिए, 91 लिखा है। आंसर यही गलत लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है माइनस का अर्थ प्लस है, इसका ये है उसका वो है, तो इसका बताइए मान। अब यहाँ पर जो चिन्ह है सीधे उनको बदल लेते हैं। 30 प्लस 15 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी 30 की यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड। फिर 15 में प्लस जुड़ा हुआ है 3, तो प्लस का अर्थ क्या है, अच्छा ये मल्टीप्लाइड था, मल्टीप्लाइड को तो प्लस लिखा गया है ना, तो यहाँ पर आपका प्लस आना चाहिए, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, प्लस को डिवाइड लिखते हैं, माइनस जो है इसको मल्टीप्लाइड लिखते हैं, और डिवाइड जो है इसको माइनस लिखते हैं। अब सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर 15 है 3 है तो ये आपका 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर आएगा 30। उसके बाद आपका आएगा +5, और उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस है, उसके बाद आपका नहीं
3 5 15 है, ठीक है। मल्टीप्लाइड में आएगा ना, ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाइड में दे रखी है, तो मल्टीप्लाइड में आपका आ जाएगा 2 और माइनस में आपका जाएगा 8। अब यहाँ पर इसको सॉल्व और करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई पहले होगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि 30 + 10 और माइनस में 8। 30 और 10 जोड़ेंगे, एडिशन पहले होता है, सब्सट्रैक्शन बाद में होता है। 30 10 जोड़ेंगे 40, 40 में से 8 घटा देंगे तो 40 में 8 घटाएंगे 32 बचेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31, 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। इसको एक बार सीख लीजिए, हर पेपर में पूछा जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि जो 11/2 होता है, इसको आप गुणा करते हैं जितने यहाँ पर मिनट होते हैं, कितने हैं 35 मिनट, तो 35 से गुणा कर दीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए। जो आपका घंटे दे रखे ना, इसको 30 से गुणा करके, तो 30 गुणे घंटे कितने हैं, 3 है इससे। अब 35 को 11 से गुणा कीजिए और उसका कर दीजिए आधा, तो ये निकल करके आएगा 192.5 करके। और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, 30 दिया तो होता ही 90, तो ये 90 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो 102.5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी इसका तरीका ये भी होता है कि आप घड़ी में उसको उतने इतनी वैल्यू बढ़ाते रहिए, पर यहाँ पर नियर बाई ऑप्शन बहुत दिए गए ना, देखिए 102.6 भी दिया गया है, 5 भी दिया गया है, तो इसलिए अगर फॉर्मूले से करेंगे तो एक्यूरेट निकल आएगा। आर की वैल्यू 18 है, रांची को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, आर की वैल्यू 18 है, पर क्या आर एक्चुअल में अल्फाबेट में 18 नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। यानी ये समझ में आ गया, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अब कहीं ना कहीं इनका टोटल ही आपका जाकर के 53 हुआ है, तो आप सीधे यहाँ प्लेस वैल्यू लिख कर जोड़ लीजिए। तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। जोड़ लीजिए 1 2 4 और 1 और 2 यानी 9 और ऊपर 2 यानी 29 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। केवल प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो भारत और ढाका ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर तो सभी फल सब्जी दे रखे हैं, उससे ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है, एक देश और ढाका एक शहर है, उसी के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। अगला कह रहा है अंकीय क्रम को कौन पूरा करता है। 2 से 8 में आया है तो 2 से गुणा किया गया होगा, 2 तो 2 दूनी 4 और 4 जोड़ा गया होगा तो 8 तक पहुंच जाएगा। 8 में क्या करेंगे कि 20 पहुंच जाए, तो वापस से 8 को अगर हम 2 से ही गुणा करें तो 16 हो जाए और 4 जोड़ दें, यानी सेम चीज आगे भी की हुई है। 92 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करें 4 जोड़ दें, 92 को 2 से गुणा करेंगे तो 184 और 4 जोड़ेंगे 188, आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है वी एस ओ जे, अगला नंबर क्या आएगा। यहाँ से वी से एस में देखिए कितना हो रहा है, तो पीछे माइनस हो रहा है, एस टी यू वी यानी -3 हो रहा है। एस से ओ में देखिए तो ओ पी क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर -4 हो रहा है। यहाँ देखिए ओ से जे में तो यहाँ पर -5 हो रहा होगा, अगले में -6 हो रहा होगा, तो जे से अगर हम देखें पीछे की क्रम में तो डी आ जाएगा। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और जे से आप पीछे की क्रम में पढ़ेंगे तो 6 का अंतर दिखाई देगा, यही सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 3 + 4 की वैल्यू लिखी गई है 8, यानी होता तो 7 है पर लिखा है 8। 5 4 9 होता है पर 11 लिखा है, यानी एक एक्स्ट्रा यहाँ है, यहाँ पर आपका 3 एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपका 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर आपका 6 और 7 जोड़ेगा तो हो जाएगा 13, पर 4 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो 13 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 17, आंसर हो जाएगा 17। अगला कह रहा है बल का जो रेशियो है वो न्यूटन से है, तो धारा का एम्पियर से हो जाएगा, क्योंकि मात्रक ही तो दिया गया है, बाकी तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 38 प्रश्न है, तार्किक क्रम में लगाना है आपको। तो तार्किक क्रम में सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर बिंदु, और बिंदु से आपका सरल रेखा बनेगी बिंदुओं से जुड़ करके, तो ये के बाद सरल रेखा आएगा। 4 के बाद 2 देखिए किसमें, पहले ऑप्शन में है और इसमें भी है। बिंदु के बाद सरल रेखा के बाद बनेगा कोण, तो आपका आएगा 5, यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो होगा। कोण के बाद आएगा आपका त्रिभुज और त्रिभुज के बाद आपका आएगा आयत। इस तरीके से तार्किक क्रम हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सभी पुरुष या तो महिलाएं हैं या तो बच्चे हैं। कुछ बच्चे सभी के सभी कह रहा है जो पुरुष हैं, तो इसको हम लिख देते हैं पुरुष गोला बना करके, और कह रहा है सभी के सभी पुरुष या तो पूरी पूरी की पूरे जो है वो महिलाएं हैं, तो हमने इसको लिख दिया महिलाओं में, या तो कह रहा है कि सभी के सभी जो पुरुष हैं वो आपके किस में है, तो बच्चों में है, तो इसको हमने बना दिया बच्चों में।
अब कह रहा है सही कौन सा है। पहला देखिए कह रहा है कि कोई भी महिला बच्चा नहीं है। यहाँ पर महिला है और कह रहा है इसका बच्चों से कोई संबंध नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में तो सही पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कोई महिला पुरुष नहीं है, महिलाओं का पुरुष से भी संबंध है, देखिए इसका पूरा गोला पुरुष में ही आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि पुरुष और बच्चे दोनों हैं, बस यही गलत हो जाएगा। गलत मतलब यही सही हो जाएगा, ऊपर वाले तो गलत थे ही, प्रश्न में तो सही पूछा गया था ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा था कोई महिला बच्चा नहीं है, ये जो महिलाएं हैं इनका जो बच्चे हैं इसका देखिए ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, यानी महिलाओं का बच्चों से संबंध है, भले थोड़े का है। यहाँ पर कह रहा है कोई नहीं है, नहीं लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। कोई महिला पुरुष नहीं है, यहाँ पर महिलाएं हैं और इसमें देखिए पुरुषों का आ भी रहा है हिस्सा, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब कुछ महिलाएं पुरुष और बच्चे दोनों हैं, तो ये महिलाओं में देखिए बच्चों का भी हिस्सा आ रहा है, पुरुष का तो आ ही रहा है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का, जिसमें एक्स बी जेड दिया हुआ है और वी डी वाई दे रखा है, टी एफ एक्स दे रखा है, आर एच डब्ल्यू दे रखा है। अगला नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो हम जैसे कि वीडियो को समाप्त करने से पहले एक ना एक प्रश्न आपसे जरूर पूछते हैं, तो ये इस वीडियो का प्रश्न है। इसके साथ साथ वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो पर नए जुड़े हैं। और इस प्रश्न का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और इसमें पीएलटी, पीजेवी, पीजेटी और पीएलवी ये 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। एक प्रश्न पूछने का मेन तात्पर्य ये होता है कि आप खुद से भी अपना दिमाग लगाएं ताकि एग्जाम में आपका दिमाग चल पाए। तो सारे प्रश्न हो गए हमारे समाप्त। टोटल 120 में से स्कोर कितना जा रहा है वो भी आप चाहें तो बता सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कितनी क्या आपकी तैयारी है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइव टाइमिंग 5:15 की अभी चल रही है, बाकी कोई अगर बदलाव होगा तो हम अलग से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।